गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछले क्लास में हम पढ़े थे, और थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनना। अभी जो तुम्हारा क्लास है ना वो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उससे घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। धीरे धीरे सीखो, आदत जब लग जाएगी हम तेज कर देंगे, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में मैंने हमारा पढ़ाया था, कूलम्ब्स लॉ में मैंने पढ़ाया था कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। और ये कहाँ पे हम देख रहे थे, तो वैक्यूम में जब हो रहा था तब की हम बात कर रहे थे। 2 पॉइंट चार्जेस when placed in vacuum when placed in vacuum जो फोर्स था वो कितना था, मैग्नीट्यूड उसका कितना था, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो पता है कि Q1 हमारा क्या है, चार्ज हमारा है, Q2 भी हमारा चार्ज है, और R जो है इसके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। और जो फोर्स है उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होता था, तो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, यानी कि इसी के क्रॉस, ठीक है, इसी के क्रॉस जो हमारा जो है फोर्स का डायरेक्शन होता था। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, और रिपल्सिव फोर्स में क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हम SI यूनिट में K का वैल्यू कैलकुलेट किए थे वो F इक्वल टू कितना रहा था, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से हमें जो है जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो रखना है कि नहीं रखना है। अगर रखेंगे तो क्या फर्क आएगा, अगर नहीं रखेंगे तो क्या फर्क आएगा, समझे। इस वजह से ये मॉड लगाया गया। मॉड लगाने से ना थोड़ा सा आसान हो गया कि हमारा जो फोर्स है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, और वहाँ पे हम नेचर देख लेंगे कि चार्ज का नेचर, यानी कि इसका और इसका नेचर देखेंगे कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। उस बेसिस पे हम बताएंगे कि ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर रिपल्सिव फोर्स है दो चार्ज के बीच का, समझे। अब देखो मैंने ये भी बताया था कि ये जो है इसका वैल्यू, जो कांस्टेंट K का जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, समझे, और ये डिपेंड करता है कि किस यूनिट में हम इसको ले रहे हैं, इस पे भी ये डिपेंड करता है। अब देखो इसको ना हम थोड़ा सा और आगे चल के बहुत साइंटिस्ट लोगों ने अध्ययन किया था, ठीक है, स्टडी किया इसके ऊपर, समझे, और इसको 1/4πε0 इस फॉर्म में लिखा, समझे। ये क्या है, इस फॉर्म में लिख दिया गया। अब इस दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि जो ये जो है ना वैल्यू, ठीक है, 9 × 10⁹ और ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर हम कंपेयर करें तो 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ ये कब होगा, जब हमारा वैक्यूम में, ठीक है, और हम SI यूनिट में यूज कर रहे हैं, तब SI यूनिट में यूज करेंगे तभी ऐसा होगा। अब यहाँ से तुम ना ε0 का वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो, और ये ε0 होता क्या है, तो इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये जो ε0 है इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर तुम्हें इसका वैल्यू निकालना हो ना ә0 का, ये तो ε0 इसको हम क्या करेंगे, उलट देंगे, ठीक है, इक्वेशन को 4πε0 इक्वल टू 1/9 × 10⁹ और ε0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ × 4π, समझे। तो ये जो हमारा वैल्यू कैलकुलेट करके जो आता है, ठीक है, वो तुम्हें याद रखना है, समझे। ये जो वैल्यू है जो कैलकुलेट होके आता है वो तुम्हें याद रखना है। अब ε0 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ε0 का जो वैल्यू होता है वहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा, कितना आएगा, 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ठीक है। यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन का पावर -1, सॉरी न्यूटन का पावर -1 और मीटर का पावर -2 ये आता है। तुम इससे आसानी से वो कैलकुलेट कर सकते हो, समझे कि नहीं। अब जो है ये ε0 इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। तो इसके बारे में ना तुम्हें और भी जानकारी दिया जाएगा, समझे, आगे चलोगे चैप्टर 2 में और भी जानकारी इसके बारे में दिया जाएगा कि जो मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है ना उस चीज पे ये डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो वो सब हम देखेंगे, समझे। अब देखो, अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, वैक्यूम की बात कर रहे थे। अगर मान लो कोई दूसरा मीडियम में यही सेम कॉन्फ़िगरेशन रखा है, सेम कॉन्फ़िगरेशन रखने का मतलब क्या हुआ ना कि ये Q1 और Q2 चार्ज भी हमारा सेम होना चाहिए और जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए, लेकिन हमारा मीडियम चेंज हो जाएगा, समझे। तो मीडियम अगर हमारा चेंज हो जाता है तो उसमें हम देखेंगे क्या होता है, क्या अंतर आता है, समझे। तो ये हमारा किस चीज के लिए था, वैक्यूम था। और दूसरा जो हम देख रहे हैं, व्हेन सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इज प्लेस्ड, ठीक है, इन अनदर मीडियम, अनदर मीडियम, ठीक है। जब सेम कॉन्फ़िगरेशन हम अगर अनदर मीडियम में अगर हम प्लेस करते हैं तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे ना कि जो फोर्स है, ठीक है, उसका वैल्यू जो है घट जाता है। देखो मैक्सिमम किस में होता है, वैक्यूम में होता है, समझे। जो फोर्स जो मैक्सिमम दो चार्ज के बीच में होगा वो कहाँ पे होगा, वैक्यूम में होगा। अगर हम दूसरे मीडियम में जैसे ही ले जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे K1 हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये K1 का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, K1 इज लेस देन K होगा, समझे। ये ऐसा पाया गया। कोई सा ही मीडियम ले जाओ, वाटर ले जाओ, अल्कोहल ले जाओ, कोई सा ही मीडियम ले जाओ, तो इस तरीके से पाया गया, समझे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो कि ये जो है K1 हमारा किससे कम होगा, K1 जो है हमारा कम होगा ना 9 × 10⁹ से कम होगा, समझे। K1 जो होगा हमारा 9 × 10⁹ से कम होगा, समझे। तो यहाँ पे अब ये जो है, फिर हम देखेंगे K1 हमारा किससे कम होगा, 1/4πε0 से कम होगा। अब देखोगे ना यहाँ पे, तो ये जो है, ये 4π जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये 1 जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ तो बदल रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो ये ε0 जो है ना, इसका वैल्यू चेंज होता है मीडियम के साथ, समझे। इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता है मीडियम के साथ, समझ गए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो, इसको जो है हम क्या है, ये वैक्यूम वाला है ना, वैक्यूम वाले के जो हुआ ना उसको हम ε0 बोले, ठीक। तो जो मीडियम की बात हम कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, F = K1 की जगह 1/4πε हम सिर्फ रखेंगे, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समझे। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आवाज आ रहा है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो इस दोनों में ये इक्वेशन देखो, समझे, और फिर ये इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो इस दोनों में सिर्फ हमारा अंतर पड़ रहा है किसका, तो इसमें ε0 है और इसमें क्या है, एप्सिलॉन है। तो ये ε0 को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, समझे। और ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है ना वो अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम के लिए। जैसे वैक्यूम के लिए जो हम स्टैंडर्ड हम लिखते हैं ना उसको हम ε0 हम लिखते हैं, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उसको हम ε0 से डिनोट करते हैं, परमिटिविटी ऑफ किसी मीडियम हम उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। जैसे परमिटिविटी ऑफ एयर अगर तुम्हें डिनोट करना हो तो परमिटिविटी ऑफ एयर इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, परमिटिविटी ऑफ वाटर डिनोट करना हो तो इस तरीके से तुम डिनोट कर सकते हो, समझे। तो K का वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे डिपेंड करेगा, समझे। और देखो ये बेसिकली हम जो 1/4πε0 जो लिखे हैं ना, तुम्हें लगता होगा कि ये हम ऐसा क्यों लिख दिए, क्यों नहीं डायरेक्ट हम मीडियम जो वैल्यू है, K का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है मीडियम, तो हम डायरेक्ट हमें इस तरीके से लिखने की क्या जरूरत पड़ी, समझे। देखो
तो इसके पीछे भी रीज़न है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी, तो वो तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में पता चलेगा कि एप्सिलॉन जो है ना वैल्यू, ठीक है, ये आया कैसे और उसके बाद से हम इस फॉर्म में लाए, इस फॉर्म में लाए, और लाए तो हमारे लिए क्या आसानी हो गया। अभी यहाँ पे तुम अगर k का वैल्यू नहीं भी मानो, जैसे k का वैल्यू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन जब करेंगे ना किसी भी डाइलेक्ट्रिक, बेसिकली ये टॉपिक का नाम है, तो डाइलेक्ट्रिक जब हम पढ़ेंगे ना अच्छे से, ठीक है, तो उस समय ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है वो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग अलग आता है, यानी कि अलग अलग मीडियम के लिए आता है। तो वहाँ से हमें फिर यहाँ पे हम आएंगे कूद कर कि आखिर यहाँ पे हम ऐसे इस फॉर्म में हम क्यों लिखे, समझे। अब थोड़ा सा हम इन दोनों को कंपेयर भी कर लेते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। देखो चार्ज रखा गया है, ठीक है, चार्ज रखा गया है वैक्यूम में, दो पॉइंट चार्ज रखा गया है वैक्यूम में, तो फोर्स उसके बीच का जो है हम एफ नॉट लेते हैं, और एफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समझे। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम दूसरे मीडियम में जैसे ही हम डाल देते हैं तो फोर्स हमारा क्या हो गया, वो घट गया, फोर्स हमारा घट के कितना हो गया, एफ नॉट से एफ हो गया, और वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन हुआ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समझे। अब एक वर्ड आता है, ठीक है, इस वर्ड के बारे में तुम बाद में चल के अच्छे से पढ़ोगे, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो K होता है ना, अभी सिर्फ याद रख लो, ये सारा बाद में तुमको डेराइव भी करवाया जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, समझे। ये क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, समझे। और जो है ये एक्चुअल में होता है एफ नॉट अपॉन एफ, यानी कि फोर्स के का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू कितना होता है, तो रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, समझे। ये क्या होता है, अब देखो ये जो है के इक्वल टू जैसे एफ नॉट हो गया तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, तो ये के किसका होगा, तो के मीडियम का होगा, समझे, के मीडियम का होगा। उसी तरीके से याद रखो, के अगर वाटर का निकालना हो तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन वाटर, तो ये के किसका निकालेंगे हम, वाटर का निकालेंगे। अब इसको अगर हम देखेंगे, ये आगे घूम गया क्या, चलिए कोई नहीं, कहाँ तक गया था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन किसका, मीडियम का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन किसका, तो ये वैक्यूम का। इसको अगर हम देखेंगे तो एप्सिलॉन वाटर का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वैक्यूम का, समझे। अब देखो जैसे मान लो कि कभी कभी न्यूमेरिकल में तुम्हारा देता है कि न्यूमेरिकल हमारा ऐसा है कि फोर्स दो चार्ज के बीच में लग रहा है, समझे, और उस पूरे सिस्टम को हम क्या किए, पानी के अंदर में लेके चले गए। ये क्यों ऑपरेट कर रहा है, पानी के अंदर में हम पूरे सिस्टम को लेके चले गए, तो पानी के अंदर में अगर हम पूरे सिस्टम को लेके चले गए तो फोर्स हमारा फाइनली क्या होगा, समझे, ये चीज हमें देखना है। और उसमें क्या होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता है, समझे। तो पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है ना वो लगभग 80 होता है, और ये तो पानी के लिए, ठीक है, के वाटर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 80 होता है। या फिर तो हम जैसे मान लो कि फोर्स दे रखा है, फोर्स वैक्यूम में दे रखा है हमारा कितना है, एफ नॉट लग रहा है,
समझे, एफ नॉट। और हम क्या किए, अब पानी में लेके चले गए, पूरे सिस्टम को हम क्या लेके चले गए, पानी में लेके चले गए। तो पानी में ले जाने के बाद से ना क्वेश्चन ये है कि हमारा फोर्स कितने गुना घट जाएगा। जो घटेगा ये हमें पता है, लेकिन कितने गुना घटेगा ये हमें कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स वैक्यूम में था वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम वाटर में देखेंगे, एफ वाटर में हमारा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समझे। अब देखो यहाँ से यहाँ पे अब हम देखेंगे तो ये क्या है, के वाटर इक्वल टू, और के वाटर का जो वैल्यू है वो 80 तुम्हारा दे रखा है। तो के वाटर इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन वाटर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के वाटर इंटू एप्सिलॉन नॉट, समझे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन वाटर के जगह पे ना ये वाला जो वैल्यू है ना ये हम रख देंगे उठा के, समझे, ये वैल्यू रखेंगे। तो एफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई। अब देखो एप्सिलॉन वाटर के जगह पे क्या है, तो के वाटर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा दे रखा है। अब इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों को ना हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हम जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम सारा वैल्यू रखेंगे ना, देखो इसको हम अच्छे से करके दिखा देते हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे धीरे धीरे तुमको और भी अच्छे से बताया जाएगा, समझे। यहाँ पे बस हम बेसिक्स बता दे रहे हैं इसके। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो एफ नॉट, ठीक है, एफ नॉट अपॉन एफ वाटर हम निकालेंगे, एफ वाटर निकालेंगे। तो हम इक्वेशन यानी कि इसको डिवाइड किए तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, के वाटर इंटू एप्सिलॉन नॉट, समझे, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो है के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये देखो। तो ये के डब्ल्यू ऊपर, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो एफ वाटर अगर हमें निकालना है, ठीक है, एफ वाटर हमें निकालना है, फोर्स इन वाटर अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन के डब्ल्यू आ जाएगा। और यानी कि अगर 80 दे रखा है तो फोर्स इन वाटर हमारा कितने गुना से घट जाएगा, तो 80 गुना से वो घट जाएगा, समझे, डिवाइड बाय। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, समझे कि नहीं। अब देखो तो ये जो है पूरा सिस्टम ये समझ गया कि क्या है क्या नहीं है। जो डाइलेक्ट्रिक की हम बात की है ये धीरे धीरे चल के आगे भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब थोड़ा सा ना हम डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम देखते हैं और उसके बाद से ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पे हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया तुम्हें कि 1 कूलम का जो डेफिनेशन है वो तुमको कहाँ से पता चला था, तो जो 10th में तुम करंट का इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे ना, तो उसमें भी 1 कूलम का डेफिनेशन दे रखा है। तो वो मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया था और कल भी डिस्कस किया था। तो डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम हम यहाँ पे देखेंगे। अब डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम होता क्या है, देखो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है चार्ज का, समझे, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है चार्ज का। और प्रैक्टिकल पर्पस में ना हम माइक्रो कूलम या फिर मिली कूलम में हम यूज करते हैं। जैसे मान लो कि जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सिस्टम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, उसमें बहुत ही कम चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे जो हम कूलम्स लॉ से फोर्स कैलकुलेट किए थे, F इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई, छोड़ो इतना, ठीक है, ये कितना होगा 9 × 10⁹
Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। समझे, ये हमारा आ रहा था। ये मॉडुलस लेने का मतलब बस यही हुआ कि कंफ्यूजन ना हो। कल मैंने ये भी बताया था कि कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो कैसे उसको दूर करेंगे। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है, पुटिंग R इक्वल टू 1 मीटर, समझे, एंड Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम, समझे। हम ऐसा पुट करते हैं इसमें, तो हम फाइनली जो इक्वेशन होगा हमारा क्या होगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, और ये देखो ये भी 1 ये भी 1 और ये भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हमारा इतना न्यूटन आ जाएगा, समझे। अब इस चीज को समझना कि अगर हम टोटल बात कर रहे हैं वैक्यूम के लिए, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है ना वो किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है, ठीक है। तो ये किस में है, ठीक है, ऑल दी सिस्टम, ऐसे इस तरीके से लिखो, सिस्टम इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, सिस्टम इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है, सिस्टम इज प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो तुम ऐसा कह सकते हो ना कि अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज अगर रखते हैं ना, समझे, और उस चार्ज, वो जो चार्ज है फिगर के हिसाब से समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कोई चार्ज रखे हैं, समझे, हाँ, यहाँ पे हम कोई चार्ज रखे हैं और उतने ही मैग्नीट्यूड का और भी हम चार्ज रखें और नेचर भी हमारा सेम रहे, और वो कितना दूरी पे हो, तो 1 मीटर के दूरी पे हो। एक हम पार्टिकुलर चार्ज रखते हैं और सेम नेचर का सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज जो है हम रखते हैं कितने दूरी पे, तो 1 मीटर के दूरी पे, समझे, 1 मीटर के दूरी पे अगर हम रखते हैं तो इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में जो हमारा रिपल्सिव फोर्स, देखो सेम नेचर का है ना, तो रिपल्सिव फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स हो वो कितना हो, तो वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन अगर हो, समझे, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन अगर हो, और पूरा सिस्टम कहाँ है, वैक्यूम में है, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये जो चार्ज है ना वो कितना कूलम का है, तो 1 कूलम का है। अब 1 कूलम का होने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ पॉजिटिव 1 कूलम के बारे में बात कर रहे हैं, निगेटिव 1 कूलम भी, समझे, यानी कि निगेटिव, इसका जो चार्ज का नेचर होता है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ध्यान से सुनना फिर से, हम चार्ज को लेते हैं, समझे, और सेम नेचर का चार्ज लेते हैं और उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही लेते हैं और उसको 1 मीटर की दूरी पर हम वैक्यूम में रख देते हैं, और उस दोनों के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स हमारा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का अगर लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है ना वो कितने कूलम का है, तो 1 कूलम का है। अब इसको ना तुम्हें डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है और मेरे पास भेजना है, व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप के ग्रुप में तुम भेज दोगे मेरे को इसका जो डेफिनेशन लिख के, समझे, और ये पेपर में आता है, क्लियर हुआ, ये पेपर में आता है। यहाँ पे एक और चीज सोचने वाली बात है, सोचना इसको, कि ये जो फोर्स तुम्हें लग रहा है ना कि ये 9 इंटू 10⁹ है, न्यूटन है, ये कितना है, थोड़ा सा इसको हम तुमको बताना चाहते हैं, अंदाजा एक देख लो। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो वजन है कितना, मान लो कि तुम्हारा वजन है 60 केजी, 90 केजी मान लो, ठीक है, तुम्हारा जो मास है वो कितना है, 90 केजी है, समझे। तो तुम पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाएगा, तो इंटू 10 कर दो, यानी कि 900 न्यूटन, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तुम्हारे ऊपर, समझे, अर्थ तुम्हारे ऊपर 900 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, समझे। और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो 9 इंटू 10⁻², समझे, 9 इंटू 10⁻²। अगर तुम 900 किलो के रहते तो अर्थ तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स लगाता, तो अर्थ तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाता इतना, ये मास इंटू, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो अर्थ तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स लगाता, तो 9 इंटू 10⁻3। अगर 9000 किलो के रहते तुम,
9000 kg के रहते, और इसमें हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो अर्थ कितना फोर्स लगा था, तो 9 इंटू 10⁴। सोचो कि ये फोर्स कितना बड़ा है, देख रहे हैं ये फोर्स जो है वो इतना बड़ा है ना कि तुमको क्या एक बड़े से बिल्डिंग को आसानी से क्रश कर सकता है। अब तुम सोचो कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा है, समझे कि नहीं। तो आगे जो है ये सारा मैंने बता दिया। अब आगे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, और ये वेक्टर फॉर्म जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।